आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आपके लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है। आज लालगंज से बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गई। ये कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है। संगीता जो कि बीएसपी की सांसद हैं, संगीता आजाद, कयास यही लगाए जा रहे थे कि जल्दी बीजेपी ज्वाइन करेंगी, और देखिए बीजेपी ज्वाइन कर ली इन्होंने। दिल्ली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और विनोद तांबड़े ने संगीता आजाद को पार्टी ज्वाइन कराई है। न्यूज 18 से बातचीत में संगीता आजाद ने कहा है कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर वो बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने परिवार में मुझे शामिल किया है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री की विकसित भारत की सोच है, जो गरीब, शोषित, वंचित, युवा, महिला, किसानों के प्रति जो उनकी सोच है और भारत को विकसित बनाने की जो उनकी सोच से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, और मैं उस परिवार के साथ मिलजुल कर काम करने का काम करूंगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतने वाली है? इस संकल्प को पूरा कर पाएगी बीजेपी? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 1984 वाले रिकॉर्ड तोड़ पाएगी बीजेपी? अब इस पर विश्लेषकों का कहना है कि यह कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं है। आपका पर्व और त्योहार आता था, वे कर्फ्यू लगा देते थे। आजादी पर हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। 3 दिन 9 जिले और बिना थके बिना रुके ताबड़तोड़ रैली, ये योगी का करिश्माई कलेवर है। माफियाओं के खिलाफ एक्शन और सख्त तेवर है। विकास की गारंटी है और उसी गारंटी में अब नारा टारगेट 80 का दिया जा रहा है। हर नारा हकीकत में बदले ये मुमकिन नहीं, लेकिन जिस तरह पीएम मोदी और सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर फुल प्रूफ तैयारी की है, विकास और हिंदुत्व को अपना एजेंडा बनाया है, राम मंदिर और ज्ञानवापी के नाम माहौल तैयार किया है, उससे तो यही लगता है कि 2024 में यूपी में करिश्मा होने वाला है। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी जो कांग्रेस ने वर्ष 1984 में बनाया था। यानी कि उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उस दौरान उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था, कुल 85 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस ने 83 सीटें जीत ली थी। अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के उस करिश्मे को तोड़ना चाह रही है, उस रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। सियासी पंडित तर्क दे रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से भावनाओं का उभार हो रहा है, ज्ञानवापी और मथुरा का प्रचार हो रहा है, CAA से ध्रुवीकरण हो रहा है, उससे माहौल तो बना है। ऐसे में जब लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग भी बीजेपी के साथ हो चले तो फिर 80 में 80 ना सही, लेकिन 1984 का रिकॉर्ड जरूर टूट जाएगा। कांग्रेस के 84 वाले करिश्मे को समझे तो यूपी और उत्तराखंड मिलाकर कांग्रेस ने 1984 में 85 में 83 सीटें कांग्रेस जीती, लेकिन 2024 में बीजेपी ने 80 में 80 सीट का टारगेट रखा है। 1984 में कांग्रेस ने देश में 518 में 415 सीटें जीती, तो 2024 में बीजेपी 543 में 400 पार का लक्ष्य रख चुकी है। ऐसे में 40 साल बाद राम मंदिर से बन रहे माहौल के बीच हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी के लिए नारा दिया है, अब की बार 80 में 80 पर जीत साकार, जिसे साधने के लिए अब विपक्ष को कमजोर करने की भी कोशिश हो रही है। बीजेपी कांग्रेस की मजबूत सीटों की किलेबंदी कर रही है, एसपी की ताकत कम करने पर फोकस रख रही है। बसपा का एकला चलो का फैसला भी बीजेपी के लिए अहम है। अगर इन दो तस्वीरों पर नजर डालें तो कांग्रेस के बड़े नेता राजेंद्र भंडारी कल बीजेपी में शामिल हुए।
तो आज बीएसपी सांसद संगीता आजाद ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी बीजेपी को मजबूत करने के लिए और 24 में रिकॉर्ड कायम करने के लिए बीजेपी अब विपक्षी नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने से गुरेज नहीं कर रही है। 1984 लोकसभा चुनाव की जो रिजल्ट आए थे उसकी पुनरावृत्ति करना बहुत कठिन है। वो करीब 415 सीटों पर राजीव गांधी पहुंचे थे और ये इसलिए हुआ था क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। उससे जो सहानुभूति उमड़ी थी वो पूरे देश में थी, तमिलनाडु में भी थी, केरल में थी, और उस रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुझे बहुत असंभव लगता है। कारण कि यही है कि तमिलनाडु में और केरल के 2 राज्यों में बीजेपी का प्रभाव बिल्कुल नगण्य है। यानी ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने के साथ ही विकास मुद्दे को धार दे रही है। साथ ही उन सीटों पर भी नजर बना रही है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपका पर्व और त्योहार आता था, वे कर्फ्यू लगा देते थे। राजनीति का अपराधीपन हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। एफआईआर दर्ज होने के बाद वजीरगंज पुलिस अब जांच में जुट गई है। पहले भगवान श्री राम और अब मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी, जिसके खिलाफ एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। पुलिस एफआईआर दर्ज करके अब जांच में जुट गई है। कानपुर से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर आज आ सकता है फैसला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगजनी के मामले में आज आ सकता है फैसला। इरफान सोलंकी के खिलाफ कड़ी सुरक्षा में समाजवादी पार्टी विधायक को महाराजगंज जेल से लाया जा रहा है कानपुर। जमानत पाने वाले दोनों अभियुक्तों ने निजी बंद पत्र दाखिल किए। बंद पत्र जमा नहीं होने से पिछली बार टल गया था फैसला। इरफान समेत कुल मिलाकर 12 लोग बनाए गए थे अभियुक्त। 5 के खिलाफ विचारण हो चुका है और आज इन्हीं के खिलाफ फैसला आ सकता है। देखिए, इरफान सोलंकी जिनकी मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं, आज का दिन बेहद अहम। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक, क्योंकि आज फैसला आना है आगजनी के मामले में, आज फैसला आना है। कड़ी सुरक्षा के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक को महाराजगंज जेल से लाया जा रहा है कानपुर, क्योंकि आज फैसला आना है। कई बार जमानत पाने की कोशिश कर चुका है इरफान सोलंकी, लेकिन जमानत याचिका रद्द की जाती है। लेकिन आज जो फैसला आना है, सबकी निगाहें उस पर ही टिकी हुई हैं। ओम बाबू मिश्रा इस पर और जानकारी देंगे। ओम बाबू, आज फैसला आ सकता है इरफान सोलंकी के खिलाफ, क्या कुछ कोर्ट में होने वाला है? किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं? कितने बजे ये फैसला आ सकता है? जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर आज इरफान सोलंकी समेत 5 के खिलाफ फैसला आ सकता है। कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही विधायक को महाराजगंज जेल से कानपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। 11 बजे तक वह कानपुर कचहरी पहुंच सकता है। महिला का घर जलाने के मामले में इरफान सोलंकी समेत 12 के खिलाफ 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी, 8 नवंबर 2022 को, जिसके बाद इरफान समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 5 के खिलाफ विवेचना पूरी हो चुकी है और इसी कारण आज इन 5 के खिलाफ ही फिलहाल फैसला आएगा और कानपुर में सतर्कता कल से ही बढ़ा दी गई है। कचहरी के आसपास ओम बाबू, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर। और आइए बात करते हैं आजम खां की। जी हां, आजम खां को 7 साल की कैद सुनाई गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर केस में आजम खां को 7 साल की सजा सुना दी है।
साथ ही कोर्ट ने आजम खान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आजम खान, आले हसन, अजहर, अहमद खान, बरकत अली खान, जिनको कोर्ट ने सजा सुनाई है। आजम खान के साथ कुल और 4 लोग थे जिनके खिलाफ ये सजा सुना दी गई है। इस पूरे मामले में 7 लोग आरोपी थे। 2016 का मामला जिसमें समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान डूंगरपुर बस्ती को जबरदस्ती खाली कराया गया था और इसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था आजम खान के खिलाफ भी। कोर्ट ने 16 मार्च को आजम खान के साथ कुल 4 दोषी पकड़े थे। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर महिला अधिकारी से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप है। मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान छेड़खानी हुई है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगा है। मिश्रा हॉस्पिटल का मामला है। अमरोहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।